स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास चल रही है। इसमें मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित पॉइंट्स बताए थे जो कि स्पष्टतः स्वीकृत व्यय की कैटेगरी में आते हैं और धारा 30 से और 37 तक के नियम 37 तक के नियम कटौती के संबंध में लागू हैं। धारा 35 के अंतर्गत मैंने साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित खर्चों के बारे में जो कटौती मिलती है उसका जिक्र किया था। उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, मैसर्स भारत इंजीनियरिंग वर्ष द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए दिए गए निम्नलिखित विवरण से कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उनकी व्यापार अथवा पैसे की आय की गणना में स्वीकृत की जाने वाली कटौती के संबंध में गणना करें। देखिए, इसमें आपको जो ये है कि एक भारत इंजीनियरिंग कंपनी है, अपने लिए प्रीवियस ईयर 19-20 ही है। ये आप ही जानते हैं, हर क्वेश्चन में 19-20 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 20-21 लिखा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि व्यापार एवं पैसे की आय की गणना के लिए स्वीकृत कटौती के बारे में बात कर रहा है। ये देखिए, पहला पॉइंट है कि फर्म का उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए नए उत्पाद बनाने का विचार है। इस उद्देश्य के लिए उसने एक अनुसंधान कार्यक्रम चलाया तथा व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में, देखिए वही चीज़ है ये, यानी करदाता व्यवसायी नॉन कंपनी एसएससी है, यानी कंपनी एसएससी नहीं है पहली बात तो। दूसरा ये है कि भाई इसने व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व के 3 वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर स्वयं खर्चा किया है। दान की बात नहीं कर रहे फिलहाल, इसमें हो सकता है दान का पॉइंट अलग से आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि स्वयं खर्चा किया है पिछले 3 वर्षों में। नए उत्पाद का निर्माण 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ किया गया और 12 लाख रुपए खर्च किए इसने टोटल 18-19 ने। ये कह रहा है कि तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में व्यय की गई राशि 12 लाख रुपए थी। ठीक है। और 18-19 के प्रीवियस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इन व्ययों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है। पहला पॉइंट है, अनुसंधान अधिकारी को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह का वेतन। मैंने बताया था कि भाई तुरंत पूर्व के जिस ईयर में व्यापार प्रारंभ किया है उससे तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में यदि कोई खर्चा किया है तो उसमें 2 तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च कार्य के लिए जो लगे हुए स्टाफ है, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो चाहे साइंटिफिक ऑफिसर हो, है ना, उनको जो वेतन दिया जाता है वो अलाउ है। और दूसरा, उसमें जो सामग्री काम आ रही है वो 2 चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ है। तो देखिए, यहाँ उसने साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर्स को 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन का भुगतान किया, तो 10,000 × 12 है ना, तो 1,20,000 रुपये ये 12 माह का वेतन है, तो 1,20,000 रुपये ये एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ हो जाएंगे। अनुसंधान अधिकारी के भोजन व्यय ये अनुलाभ है, इसलिए ये एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ नहीं होंगे। 1,80,000 रुपये की सामग्री क्रय की ये भी एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ हो जाएंगे, यानी 1,20,000 वो 1,80,000 ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में 3 लाख रुपए ये अलाउ हो जाएंगे। भोजन के वे अलाउ नहीं होंगे। और अनुसंधान प्रयोगशाला किराया चुकाया ये भी अलाउ नहीं है। प्रयोगशाला के वे ये भी अलाउ नहीं है। प्रयोगशाला के निर्माण है तो भूमि क्रय की ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड को भी अपन अलाउ नहीं करते हैं। यानी गत वर्ष से जिस वर्ष व्यापार प्रारंभ किया उससे पूर्व के 3 वर्षों में किए गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो रिबेट है उसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक तो साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर की सैलरी और सामग्री क्रय ये 2 एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड को कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है, प्रयोगशाला निर्माण का व्यय। प्रयोगशाला निर्माण का व्यय अलाउ हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए की ये भी छूट मिल जाएगी। अच्छा, अनुसंधान कार्य हेतु मशीनें क्रय की ये भी 2 लाख रुपए की ये भी छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्या हुआ, गत वर्ष से मैं जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 19-20 उससे पूर्व के 3 वर्षों में किए गए खर्चे हैं, तो इसमें आपको 1,20,000 की एक छूट मिल गई, 1,80,000 रुपये की एक छूट मिल गई और 3 लाख रुपये की ये हो गई और ये 2 लाख रुपये की ये छूट हो गई। यानी 3 लाख रुपये प्रयोगशाला निर्माण के व्यय और 2 लाख रुपये अनुसंधान कार्य में मशीन जो काम आई है वो की छूट हो गई। ये गत वर्ष से पूर्व गया। अब कह रहे हैं गत वर्ष के दौरान उपयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम पर
1,00,000 रुपए के आयगत एवं 2,00,000 रुपए के पूंजीगत व्यय किए गए। ठीक है, ये अलाउ हो जाएंगे। गत वर्ष में यदि कोई खर्चा किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सब अलाउ हो जाएंगे। गत वर्ष के दौरान फर्म ने एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, देखिए अनुमोदित अनुसंधान संघ को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2,40,000 रुपये का दान किया। यह संघ किसी भी प्रकार की से करदाता के व्यवसाय से संबंधित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवसाय से संबंधित होना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो जो अपन ने 2,40,000 रुपये का पेमेंट किया है अनुमोदित संस्था को अनुसंधान कार्य के लिए, उसका 150% यानी 3,60,000 रुपये की इसमें छूट मिल जाएगी, क्योंकि बाहरी संस्था को भुगतान किया गया है। फर्म ने गत वर्ष के दौरान निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित एवं केंद्र सरकार द्वारा में अधिसूचित विश्वविद्यालय को भी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए 1,60,000 रुपये का दान दिया। ये भी, इसमें भी छूट मिल जाएगी। 1,60,000 का 150% यानी 2,40,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। गत वर्ष 2019-20 के दौरान फर्म ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला को 80,000 रुपये का दान दिया। कि लागत का एक कंप्यूटर दे। देखिए नगद में चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा दी गई राशि के संबंध में ही छूट होती है। यदि अपन कोई कमोडिटी, कोई वस्तु, कोई संपत्ति यदि दान में देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसके संबंध में कोई छूट नहीं है। चाहे वो किसी वैज्ञानिक अनुसंधान को दी गई हो, लेबोरेटरी को दी गई हो, राष्ट्रीय लेबोरेटरी को, किसी को भी दो, तो यदि वस्तु यदि हम दान में देते हैं तो कोई छूट नहीं है। तो इस संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी। फर्म ने गत वर्ष के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 1,20,000 रुपये का दान इस निर्देश के साथ दिया कि राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए। ठीक है, 1,20,000 का 150% यानी 1,80,000 रुपये की ये भी छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, ये 10 नंबर का इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को याद कर लें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेसिस पर आपको याद भी हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी करके देख लें तो आपको पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। और मैंने आपको सिस्टम भी बता दिया है ना। और मैं एक नोट्स डालूंगा, एक इंग्लिश में बना रखा है मैंने, तो अब तब तक तो आप इस तरह को, इस पॉइंट को ध्यान रख लें। अब एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ और दे रखा है, ये आप जो ब्रैकेट में दे रखा है, चाहे आपके इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि यदि कोई गैर कंपनी करदाता, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी हुई अनुमोदित संस्थाओं को भुगतान करता है तो भारित कटौती मिलेगी 150%, में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो खुद खर्चा करता है तो भारित कटौती नहीं है। लेकिन एक कंपनी करदाता के लिए है ये तो बात जो अपन बात कर रहे हैं गैर कंपनी करदाता, तो कंपनी करदाता को कुछ छूट मिलती है, लेकिन कंपनी का अपने असेसमेंट ही नहीं है, तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं किसी भी तरह का। आप इसमें इस जो ये दे रखा पॉइंट, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी करदाता है उसको बायोडिग्रेडेबल अथवा 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची क्या है एक्चुअली, 11वीं अनुसूची में थोड़े लग्जरियस आइटम आते हैं जिनकी ज़्यादा आवश्यकता जीवन में नहीं होती है। तो जैसे कॉस्मेटिक्स है या कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इनके थोड़ा सा कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं, वो इसमें खासतौर से आते हैं। तो इसमें डिज़ायरेबल नहीं होते हैं इसके अंदर, इसलिए इस भी संबंध में इनको छोड़ करके बाकी को उनको में यदि संलग्न है, स्वयं साइंटिफिक रिसर्च का काम करती हैं, तो उनको 150% की छूट मिलेगी, केवल कंपनी करदाता को, है ना। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट नए टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।